दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे जो मारवाड़ के नेक्स्ट राजा हुए थे उनकी। अजीत सिंह राजा हुए थे, ठीक है। तो अजीत सिंह किस प्रकार से मारवाड़ के राजा बनते हैं, कितना उनको संघर्ष करना पड़ता है मारवाड़ का राजा बनने के लिए, तो अपन उनकी बात करेंगे। पिछली क्लास में अपन जसवंत सिंह की बात कर चुके हैं। जसवंत सिंह की अपन यहाँ तक बात कर लिए थे कि उनके मृत्यु के समय कोई बेटा नहीं था, ठीक है। उनकी मृत्यु से पहले, जसवंत सिंह के निधन से पहले, जसवंत सिंह के जो भी बेटे थे वो मर जाते हैं। एक बेटे की अपन बात किए थे, पृथ्वी सिंह की। वापस थोड़ी बात बताऊंगी। पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह का बेटा था। जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में जाता है, बातचीत होती है दोनों के बीच में। बातों ही बातों में औरंगजेब कहता है, यार जसवंत सिंह, अपन अपने शहरों की लड़ाई करवाए, आपका शेर लेके आओ और मेरे शेर से लड़वाओ। जसवंत सिंह के पास शेर नहीं था, ऐसा कहा जाता है। जसवंत सिंह बातों ही बातों में कहता है कि भाई हमारे तो जो हमारे लड़के ही, जो वीर, जो योद्धा है, वही शेर है, वही शेरों के समान लड़ते हैं। और फिर औरंगजेब को थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये बात, जो टोन कसता है जसवंत सिंह जो औरंगजेब के ऊपर। तो औरंगजेब कहता है, भाई ठीक है, तो यानी आपका जो बेटा है वो क्या मेरे शेर से लड़ सकता है? तो यानी जसवंत सिंह कहता है, भाई ठीक है, लड़वा लेना, आपके शेर को ले आना, और जो मेरा जो बेटा है पृथ्वी सिंह, ये आपके शेर से लड़ाई कर लेगा। तो ऐसा कहा जाता है। जो जसवंत सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह ये जाता है साथ में, और जो औरंगजेब के शेर से लड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी सिंह था, ये औरंगजेब के शेर को, यानी औरंगजेब के शेर के दोनों ऊपर वाला और नीचे वाले जबड़े को पकड़ के यही मार देता है, चीर देता है, फाड़ देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो पृथ्वी सिंह की इस प्रकार से मौत हो जाती है। देखिए, फिर जो शेर को मार देता है, फिर आगे ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो पृथ्वी सिंह से चिढ़ जाता है या जसवंत सिंह से चिढ़ जाता है, तो औरंगजेब को बुरा लगता है, उसके दरबार में उसके शेर को इस प्रकार से एक लड़के ने मार दिया। तो फिर वो जलने लगता है, चिढ़ने लगता है। तो फिर ऐसी कहानियां हैं कि यानी औरंगजेब पृथ्वी सिंह को जहरीली पोशाक देता है, कि यानी भेंट स्वरूप देता है, लेकिन उसके कई अजीब प्रकार का जहर लगाया हुआ था। तो पृथ्वी सिंह उसको पहनता है और फिर वो उसकी मौत हो जाती है। तो ये पृथ्वी सिंह की बात है। तो देखिए, फाइनली जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनके बेटे नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जब जमरूद का थाना जो नामक स्थान है अफगानिस्तान का, वहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब का जो कथन रहता है या स्टेटमेंट रहता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। उधर से जो औरंगजेब यानी जसवंत सिंह की जो रानियां थी, वो इधर मारवाड़ की तरफ आ रही थी, फिर भाई जमरूद का थाना नामक स्थान से। तो वहां से जो साथ में दुर्गादास राठौड़ भी रहते हैं, जसवंत सिंह के भाई जो प्रमुख मंत्रियों में थे। जसवंत सिंह के किस प्रकार से मंत्री बने थे दुर्गादास, उनकी भी अपन बात करेंगे। तो आते आते लाहौर तक पहुंच जाती है, यानी पहुंच जाते हैं जो जसवंत सिंह की जो रानियां थी, जो दो अन्य रानियां थी। और देखिए, रास्ते में ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानियां हैं कि जो जसवंत सिंह की जो दो अन्य रानियों से, यानी अलग अलग दो अन्य रानियों से अलग अलग बेटे हुए थे, यानी दो बेटे हो गए थे जसवंत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद में। ऐसा कहा जाता है कि यानी 12वें से पहले ही हो गए थे, या जो नुक्ता होता है 12वें दिन, यानी 12वें दिन से ही पहले हो जाते हैं। अब ये थोड़ा आपको भी समझना चाहिए, जब भी होते हैं। लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनके बेटे नहीं थे, लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में ही, यानी तुरंत बाद में ही, उनकी दो अन्य रानियों से यानी एक एक बेटा होता है। तो यानी दो बेटे हो जाते हैं, जिनका नाम था अजीत सिंह और दलधम्बर, ठीक है। अजीत सिंह और दलधम्बर। बड़ा बेटा अजीत सिंह था और एक अन्य रानी का बेटा था दलधम्बर, ठीक है। तो बड़ा बेटा अजीत सिंह था, तो ये आगे यानी राजा बनना चाहिए। तो ये किस प्रकार से राजा बनता है उसकी अपन बात करते हैं। औरंगजेब को लग रहा था कि भाई जसवंत सिंह के कोई बेटा नहीं है, और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर को मैं खालसा घोषित कर दूंगा। तो लेकिन किसी जो मंत्री सेनापति थे औरंगजेब को, उन्होंने बताया, भाई आप तो ये बात सोच रहे हो, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। उधर जसवंत सिंह की दो अन्य रानियों से बेटे हो गए हैं और उनके उत्तराधिकारी है भाई। तो फिर औरंगजेब को अजीब सा लगता है, यार ये भी अल्लाह को क्या पसंद है, मैं कुछ और सोच रहा था, अल्लाह कुछ और देने को तैयार है मुझे। तो फिर औरंगजेब फिर प्लानिंग करता है, भाई ये दोनों लड़के मेरे पास दिल्ली आने चाहिए। औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ के पास उधर लाहौर
में ही मैसेज पहुंचवा देता है या लेटर पहुंचवा देता है कि भाई इन दोनों को पहले दिल्ली लेके आओ दुर्गादास जी, फिर इनको यहाँ पे मारवाड़ का राजा बनाएंगे, पहले दिल्ली लेकर आओ। तो दिल्ली में एक हवेली है रूप सिंह राठौड़ की हवेली। ये जो रूप सिंह राठौड़ थे ये किशनगढ़ के थे, ठीक है, किशनगढ़ के राजा मान लो, सामंत मान लो, ठीक है। तो किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह राठौड़, तो इनकी हवेली है दिल्ली में। तो औरंगजेब कहता दुर्गादास राठौड़ से कि भाई इन दोनों बच्चों को आप रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रख सकते हो। तो यहाँ पर ये आते हैं, शरण लेते हैं रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। तो इन यहाँ पे आने के बाद या एंट्री लेने के बाद औरंगजेब ऐलान करता है, दुर्गादास राठौड़ को कहता है कि भाई इन दोनों को या अजीत सिंह को आप यानी धर्म चेंज करवाओ या धर्म परिवर्तन कराओ या इस्लाम स्वीकार करवा लो, तब तो मैं इनको राजा बना दूं, वरना इनको मारूंगा मैं। तो फिर दुर्गादास राठौड़ को लगता है भाई यार ये तो गलत बात हो गई, हम तो यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। और किसी न किसी प्रकार से फिर भाई ये भी इनका दिमाग लगाते हैं दुर्गादास राठौड़। भाई दुर्गादास राठौड़ ही इनको लीड कर रहा था, ये तो बच्चे थे, इनके साथ जो महिलाएं थी, इनकी जो माताएं थी, और एक जो महिला और थी गोरा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकी बात करेंगे। मारवाड़ के इतिहास में काफी अच्छा खासा स्थान रखता है इनका नाम, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ भी खुद दिमाग लगाता है, वो बहुत योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था मारवाड़ के इतिहास में। तो इनकी बात करते हैं। तो ये किसी न किसी प्रकार से दिमाग लगाता है और कैसे न कैसे रूप सिंह राठौड़ की हवेली से इन दोनों बच्चों को और इन महिलाओं को निकाल के लाता है, ठीक है, दुर्गादास राठौड़। औरंगजेब को पता चला कि भाई यार वो तो यहाँ से भाग गए हैं या निकल के यानी फरार हो गए हैं। तो औरंगजेब को लगा यार ये तो बेइज्जती है, और यहाँ पे मैं दरबार में क्या कहूंगा लोगों को, भाई मेरी नजरों से जो बच्चे निकल के भाग गए हैं मैं यानी बादशाह बना हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो ऐसा कहा जाता है कि दलथम्मन था, ये रास्ते में ही मर जाता है, ठीक है, दलथम्मन रास्ते में ही मारा जाता है। और जो उनकी माताएं और महिलाएं थी, ठीक है, तो जसवंत सिंह की जो रानियां वगैरह थी, तो उनके लिए भी ऐसा कहा जाता है। तो वो जो महिलाएं थी उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को कहा कि भाई आप हमारे को खुद ही मार दो, क्यों ना कि भाई हम आप नहीं मारोगे तो दुश्मन हमें ले जाएगा और वो खुद के दरबार में रखेगा, ठीक है। तो इस हम यानी दुश्मन के हाथों में ना जाए, तो इसके बजाय यानी अच्छा ये रहेगा कि हमें आप ही मार दो। तो ऐसा कहा जाता है, उन महिलाओं को इन मारवाड़ के सेनापतियों या सैनिकों द्वारा ही मार दिया जाता है। ये कुछ कहानियां हैं भाई, ठीक है। ये और एग्जाम की दृष्टि से ये जो कहानियां इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होती है, अपने को ये थोड़ा ध्यान रखना है इस बात से, ये है अब तक जो मतलब है कि किस प्रकार से अजीत सिंह राजा बनता आगे, ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे, आगे धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए बहुत लंबा यानी 30 वर्ष तक संघर्ष चलता है राठौड़ों का, 30 वर्ष से संघर्ष, इसलिए जो मैं पूरी बातें बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुकुंद दास खिंची भी थे दुर्गादास राठौड़ के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। तीन लोगों की स्पेशल बात कर रहे हैं, दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खिंची और गोरा नामक जो महिला थी उनके साथ। तो गोरा नामक यानी दुर्गादास राठौड़, गोरा नामक महिला और मुकुंद दास खिंची की सहायता से अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मारवाड़ लेकर आता है तो इनको डर तो ये रहता है भाई औरंगजेब यहाँ पर भी आ सकता है, तो अब क्या किया जाए। तो सिरोही में एक गांव पड़ता है कालिंद्री, ठीक है। यहाँ का एक बंदा था जयदेव पुरोहित, ठीक है। सिरोही में एक गांव पड़ता है कालिंद्री, लिख लेना ब्रैकेट में, सिरोही लिख लेना। यहाँ का एक बंदा था जयदेव पुरोहित। तो गोरा नामक जो महिला थे और मुकुंद दास खिंची और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित के पास लेकर जाते हैं और इनको कहते हैं जयदेव पुरोहित को, भाई यार आप जयदेव जी आप ये जो अजीत सिंह है इसको थोड़ी शरण दो, ये जसवंत सिंह का बेटा है, होने वाला जो मारवाड़ का राजा है। तो जयदेव पुरोहित किसी न किसी प्रकार से शरण दे देता है अजीत सिंह को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़, गोरा नामक जो महिला थे और जो मुकुंद दास खिंची,
यानी अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़वाकर यानी मारवाड़ लेकर आते हैं और मारवाड़ से सिरोही के कालिंद्री गांव के जयदेव पुरोहित की शरण में रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात आती है कि आगे यानी अब जसवंत सिंह के बाद में जो औरंगजेब यानी राजा किसे बनाता है। ठीक है, तो देखिए एक इंदर सिंह राठौड़ था। अपन जो स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आप समझने की कोशिश करना। जसवंत सिंह का निधन हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। अजीत सिंह छोटा था, अजीत सिंह राजा बनता नहीं है, इसको तो 30 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है। तो बीच में अब राजा कौन बने, तो देखिए एक इंदर सिंह राठौड़ था। ये था जो अमर सिंह राठौड़ अपन पढ़ चुके हैं, नागौर वाला अमर सिंह राठौड़ का पोता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंदर सिंह राठौड़ था जो अमर सिंह राठौड़ का पोता था। ठीक है, जो अमर सिंह राठौड़ का जो बेटा था राय सिंह राठौड़, तो उसका बेटा था इंदर सिंह राठौड़। ठीक है, राय सिंह राठौड़ इंदर सिंह राठौड़ के पिता का नाम था। राय सिंह राठौड़ था जो अमर सिंह राठौड़ का बेटा था, यानी इंदर सिंह राठौड़ का जो बेटा था राय सिंह राठौड़, उसका बेटा इंदर सिंह राठौड़ जो अमर सिंह राठौड़ का पोता लगता है इंदर सिंह राठौड़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रक्त संबंध आप पढ़ रखे होगे यानी रीजनिंग में, तो ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अमर सिंह राठौड़ का पोता था, राय सिंह राठौड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता था, तो अपन ये पढ़ भी चुके हैं अमर सिंह राठौड़, इसलिए मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ इसका पोता था, अन्यथा मैं पिता का नाम भी बता सकता था डायरेक्ट। अब बात आती है इंदर सिंह राठौड़ जोधपुर के राजा बनते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इंदर सिंह राठौड़ अब किस प्रकार से बनते हैं जो राजा, देखिए औरंगजेब के पास जाता है इंदर सिंह राठौड़ और औरंगजेब को 36 लाख रुपए की रिश्वत देता है एक प्रकार से, यानी पैसे देता है। आज भी जो ये होता है, कोई मंत्री होगा यानी डायरेक्ट विधायक या सांसद बन जाएगा, अब उसको यानी कैबिनेट में अगर जगह चाहिए, अगर मंत्री बनना हो या अच्छा पद चाहिए होगा, तो फिर वो भाई गवर्नमेंट के पास किसी न किसी रूप में हेल्प पहुंचाएगा या फिर हैसियत तक पहुंचाएगा, तब जाके उसको हर स्तर पे हर कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता है। अब ये थोड़ी ना कि जैसे अपना जितने भी विधायक हैं जितने ही पैसे लेकर पहुंच जाए, ये नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है या तो बड़ा मंत्री या जो फिर जैसे अपने मुख्यमंत्री मान लो, सीएम मान लो, तो उनके पास जो उनके करीबी लोग होते हैं उनको किसी न किसी रूप में यानी हेल्प की जाती है, अपने दोस्त की या जानकार की, या तो पैसे टके लगे या किसी न किसी सहायता के बदले में तू मेरे लिए ये सहायता करेगा तो फिर मैं तेरे लिए ये सहायता करूंगा, इस प्रकार की चलती है। ठीक है, किसी न किसी हद तक। तो इंदर सिंह राठौड़ औरंगजेब को पैसे देता 36 लाख रुपए। तो इंदर सिंह राठौड़ से 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब ने जोधपुर का राजा इंदर सिंह राठौड़ को बना दिया था। आप ये लिख लेना, ये राय सिंह यानी अमर सिंह राठौड़ का पोता था इंदर सिंह राठौड़। अब देखिए जब 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब इसे जोधपुर का राजा बनाता है, पहले ये नागौर का राजा था एक प्रकार से। ठीक है, अब जो मारवाड़ की जनता है, मारवाड़ की जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, इंदर सिंह राठौड़ को मारवाड़ की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। तो देखिए कुछ दिनों के लिए फिर औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 36 लाख रुपए देकर इंदर सिंह राठौड़ राजा बनता है जोधपुर का या मारवाड़ का। मारवाड़ की जनता ने इंदर सिंह राठौड़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, राजा स्वीकार नहीं किया था, तो फिर वापस औरंगजेब यानी इसको हटना पड़ता है राजा के पद से और औरंगजेब वापस जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है अजीत सिंह की। ठीक है, अजीत सिंह का थोड़ा टाइम पीरियड भी ध्यान रख लेना। 1679 से इसका टाइम पीरियड चालू होता है। ठीक है, और 1724 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। 1679 से 1724 तक आप लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1679 से 1724 तक टाइम पीरियड रहता है अजीत सिंह का। अब बात आती है जो दुर्गादास राठौड़ और जो मुकुंद दास खींची थे, गोरा नामक महिला भी इनके साथ थी, जो ये तीनों लोग मिलकर इनकी सहायता से जो अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आता है, ये अपने बात कर चुके हैं।
अब देखिए थोड़ी सी गोरा के बारे में आपको बताऊं। जो गोरा है मारवाड़ की पन्नादाई कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार से पन्नादाई जो मेवाड़ की थे, उन्होंने अपने जो राजा के लिए किस प्रकार से स्वामी भक्ति का उदाहरण पेश किया था, उसी प्रकार से गोरादाई भी या गोरा भी अजीत सिंह के लिए इसी प्रकार से हेल्प कर रही थी। भाई पन्नादाई का थोड़ा बलिदान ज्यादा बढ़ के था, ठीक है, अपन मानते हैं, सब मानते हैं पन्नादाई को, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने होने वाले स्वामी के लिए, अपने होने वाले राजा के लिए गोरा भी इसी प्रकार से हेल्प कर रही थी या संघर्ष कर रही थी। ठीक है, तो गोरा को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। जब रियासतों के समय, रियासती समय में जब अलग अलग रियासतों का अलग से राष्ट्रगान होता था, जैसे स्वतंत्रता के समय से, यानी अपन जो भारत का राष्ट्रगान यूज करते हैं या राष्ट्रगान गाते हैं, उसी प्रकार से स्वतंत्रता से पहले जब रियासती शासनकाल था या राजाओं का शासनकाल था, तब जब मारवाड़ रियासत में एक अलग से राष्ट्रगान चलता था, दूसो। ठीक है, मारवाड़ का राष्ट्रगान था दूसो। तो इस दूसो में गोरा का नाम आता है। ठीक है, मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसो में गोरा का नाम आता है। ठीक, तो गोरा का इतिहास भाई कम नहीं है, गोरा का जो संघर्ष कम नहीं था, इसलिए ही इनका नाम इन राष्ट्रगान में दिया गया है। इनको राष्ट्रगान में भी स्थान मिला है गोरा का। अब बात आती है गोरा की छतरी। देखिए गोरादाई की छतरी जोधपुर में है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी मैं बताने की कोशिश करूं। जब अपन जयपुर से जोधपुर जाते हैं, जोधपुर में आता है रायकाबाग स्टेशन, रायकाबाग रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेल मार्ग के द्वारा जाते हैं रायकाबाग रेलवे स्टेशन। रायकाबाग रेलवे स्टेशन से अपन बाय रोड के जोधपुर जंक्शन की तरफ जाते हैं, यानी सड़क मार्ग के द्वारा। यानी रायकाबाग जो रेलवे स्टेशन है, वहां से अपन जोधपुर जंक्शन की तरफ रोड से यानी सड़क मार्ग से जाते हैं, पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं, तो अपने को उस रोड पर यानी एक किनारे पर एक छतरी दिखाई देती है, वो है गोरादाई की छतरी। ठीक है, रायकाबाग रेलवे स्टेशन से जोधपुर जंक्शन जाते समय जिस रोड पर अपन जाते हैं, उस रोड पर गोरादाई की छतरी है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेरी देखी हुई है तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, वैसे ये ध्यान रखना है भाई जो गोरादाई की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर में। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, भाई कौन से स्टेशन से कहाँ तक जाने पर जो गोरादाई की छतरी दिखाई देती है रास्ते में, ये इस प्रकार की बातें नहीं पूछी जाती। मैं भाई थोड़ा खुद देखी हुई थी वो छतरी, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। थोड़ा ध्यान रखना, गोरा का जो इस प्रकार जो फैक्ट है, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, गोरा को। जो मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसरों में किसका नाम आता है, गोरा का। गोरा का नाम किस रियासत के राष्ट्रगान में आता था, तो मारवाड़ के राष्ट्रगान में आता था। मारवाड़ का राष्ट्रगान क्या था, दूसो। ठीक है, गोरादाई की छतरी कहां पर है, तो जोधपुर में। अब बात ये भी कर लिए थे भाई यानी जयदेव पुरोहित का घर कालिंद्री गांव में रखते हैं अजीत सिंह को। अब बात आती है औरंगजेब क्या एक्शन लेता है जब ये अजीत सिंह को लेकर यहाँ से दिल्ली से फरार हो जाते हैं। ठीक है, रूप सिंह राठौड़ की हवेली से लेकर फरार हो जाते हैं। अब औरंगजेब को लगा मैं क्या जवाब दूंगा जनता को, वह मेरी नजरों के नीचे से एक बच्चे को निकाल ले गए वो लोग। अब नकली अजीत सिंह बनाकर लाया जाता है। ठीक है, औरंगजेब एक प्रकार से लोगों के सामने खुद सही साबित होने के लिए एक छोटा बच्चा किसी का लेकर आता है और उसको नकली अजीत सिंह बताता है जनता को, भाई ये अजीत सिंह है, वो तो कोई दूसरे बच्चे को लेकर गए हैं या खुद फरार हुए हैं, खुद की जान बचाकर फरार हुए हैं। अजीत सिंह को तो मैंने मेरे पास ही रख लिया है और ये देखो मेरे पास अजीत सिंह है। तो ठीक है, नकली अजीत सिंह बनवाता है या किसी अन्य बच्चे को लाकर नकली अजीत सिंह बताता है जनता को। और एक औरंगजेब की बेटी थी जेबुनिसा। ठीक है, औरंगजेब की बेटी थी जेबुनिसा। तो औरंगजेब जेबुनिसा को उस बच्चे को सौंप देता है, भाई तू इसका ध्यान रखना। ठीक है, फिर ध्यान रखना, भाई नकली अजीत सिंह को अपनी बेटी जेबुनिसा को सौंप देता है औरंगजेब। अब बात आती है जो अजीत सिंह की और कौन कौन सहायता करता है।
मेवाड़ में उस समय राजा था राज सिंह। तो राज सिंह अजीत सिंह की हेल्प करता है, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ लीड कर रहे हैं सारे मामले को। दुर्गादास राठौड़ जगह जगह पर घूम रहे हैं रियासतों में अजीत सिंह की सहायता के लिए। तो राज सिंह जो मेवाड़ के थे, ये अजीत सिंह का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ के थे राज सिंह, अपन बात कर चुके हैं, शायद पहले भी अपन मेवाड़ पढ़ रहे थे उस समय में भी, जो मारवाड़ और जो मेवाड़ के जो गठबंधन की बात कर लिए थे, सिसोदिया और राठौड़ों के गठबंधन की बात कर लिए थे। आज भी अपन उसी की बात कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन आप लिख सकते हो। ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। अब देखिए दुर्गादास और जो राज सिंह थे, तो उन्होंने अकबर के खिलाफ, ठीक है, देख अकबर वो अकबर नहीं है जो प्रताप के सामने हल्दीघाटी में लड़ा था, ठीक है, वो अकबर नहीं है। जो औरंगजेब का बेटा था एक अकबर, राज सिंह और जो दुर्गादास राठौड़ प्लानिंग करते हैं भाई किस प्रकार से अपन अब औरंगजेब को हरा सकते हैं, किस प्रकार से औरंगजेब के खिलाफ अपन संघर्ष जारी रख सकते हैं या लड़ सकते हैं। राज सिंह और जो दुर्गादास थे, औरंगजेब का बेटा था अकबर, इसको बुलाते हैं खुद के पास। अकबर से बात करते हैं राज सिंह और दुर्गादास, भाई यार देख तेरे पापा तो थोड़े बॉर्डर लाइन से बाहर जा रहे हैं और लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ इस प्रकार से कर रहे हैं, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक प्रकार से तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा लड़ाइयाँ करेंगे तो तुझे ये काम करना चाहिए, तुझे हमारा साथ देना चाहिए और जो मारवाड़ का जो राजा है इसको बनाने में हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से जो राज सिंह और दुर्गादास अपनी कूटनीति से अकबर को अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ भड़का देते हैं, ठीक है, या उकसा देते हैं। अब बात आती है अकबर क्या एक्शन लेता है। अकबर राज सिंह और दुर्गादास के कहने पर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है, ठीक है। अकबर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह करे तो फिर आगे औरंगजेब के एक्शन ले। अब जो ये गठबंधन इनके बीच में हो चुका था, इनके बीच में जो भी राज सिंह और दुर्गादास या मारवाड़ मेवाड़ या सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में जो गठबंधन हो चुका था, इस गठबंधन को औरंगजेब तोड़ने की भी कोशिश की थी, औरंगजेब ने तोड़ने की भी कोशिश की थी, ठीक है। और जो अकबर से ये बातचीत कर चुके थे और अकबर से ये गठबंधन कर चुके थे, ठीक है, जो राज सिंह दुर्गादास और जो अकबर एक गठबंधन कर चुके थे, एक प्रकार से अकबर से विद्रोह करवा देते हैं, अकबर को विद्रोह करवा देते हैं अपने पिता के खिलाफ। तो इनके जो तीनों के विद्रोह यानी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की थी औरंगजेब ने, और एक युद्ध लड़ा था देवबारी का युद्ध, ठीक है। इस गठबंधन के खिलाफ देवबारी का युद्ध होता है 1680 में, ठीक है। 1680 में देवबारी का युद्ध हुआ था। औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है, लेकिन वो इस गठबंधन को तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। देवबारी में हुए 1680 में युद्ध को औरंगजेब जीत जाता है, लेकिन इनके गठबंधन को तोड़ नहीं पाता है। अब बात आती है अब आगे एक्शन क्या लेगा औरंगजेब, और ये यानी एक्शन क्या लेंगे। अब देखिए कालांतर में जो ये गठबंधन था ये भी वापस टूटता है, मेवाड़ और जो मारवाड़ वाला। कुछ समय बाद राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, राज सिंह मेवाड़ की मृत्यु हो जाती है। और राज सिंह का बेटा था जय सिंह, ठीक है, राज सिंह का बेटा था जय सिंह था। अब राज सिंह का बेटा जय सिंह इस गठबंधन को आगे बढ़ा रहा है। राज सिंह का बेटा जब इस गठबंधन को आगे बढ़ा रहा है, अब आगे क्या करेंगे दुर्गादास और जय सिंह अब इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, इनके साथ में अकबर भी था। औरंगजेब अब वापस इस गठबंधन को तोड़ना चाह रहा है। औरंगजेब जो दुर्गादास के जो सेनापति वगैरह थे, अकबर के सेनापति थे, इनको भड़काता है, ठीक है। अकबर के जो सेनापति थे इनको, यानी एक बार तो यह होता है
जो जय सिंह और जो दुर्गादास थे, इस अकबर को बादशाही घोषित कर देते हैं नाडोल पाली में। ठीक है, नाडोल में एक जगह पड़, यानी पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल। तो वहां पर कुछ दिनों के लिए या औरंगजेब के खिलाफ यानी अकबर को बादशाह घोषित कर देते हैं। वैसे अब औरंगजेब बौखला जाता है, गर्म हो जाता है, अब तो थोड़ी सी टेंशन लेता ही है औरंगजेब। अब बात आती है कि औरंगजेब इस गठबंधन को तोड़ना अब जरूरी समझ लेता है। औरंगजेब अकबर के सेनापतियों को भड़काता है, किसी को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करता है, एक सेनापति को बुलाता है और उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। औरंगजेब कहता है यार मैं तेरे घर वालों को सल्टा दूंगा, या तो तू अकबर को जाके किसी न किसी प्रकार से सेट कर ले, या कि अकबर को जाके कंट्रोल कर। वो जो सेनापति आता है अकबर का वापस इसके दरबार, तो इस प्रकार की गतिविधियां करता है, इस प्रकार की जो भी कारनामे करता है। एक दिन दुर्गादास राठौड़ यानी अकबर सो रहा होता है नाइट में, और जब इसका गेट कीपर था या जो दरबार मंत्री था, दरवाजे पे जो मंत्री था, वो जो दुर्गादास को मना करता, भाई यार अकबर अभी सो रहे हैं, बादशाह भी सो रहे हैं, सुबह मिलेंगे। अब दुर्गादास कहता है यार तू जाके एक बार बोल तो सही, भाई दुर्गादास का नाम ले, वो अपने आप उठ जाएगा, वो समझ जाएगा, तू एक बार मेरा नाम ले। तो वो जो गेट कीपर था वो और इस तरह कहता है, भाई यार अब दुर्गादास जी आपके लिए तो स्पेशली मना करा है अकबर। अब देखिए अकबर यानी जो दुर्गादास को लगता है भाई यार ये तो कुछ न कुछ यानी षड्यंत्र रचा जा रहा है अपने खिलाफ। और कुछ जो सेनापति थे जो अकबर के ही, इनको भड़का के औरंगजेब और था डायरेक्ट पहले ही इस जो ये गेट वाली जो घटना, इससे पहले दुर्गादास को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से अकबर और औरंगजेब दोनों मिले हुए हैं और वो आपको बीच में धोखा देंगे। तो दुर्गादास को फिर गेट कीपर वाली जो घटना सुन के और फिर थोड़ा सा एहसास हो गया या विश्वास हो गया, भाई यार हकीकत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ये भी गलत षड्यंत्र था, हकीकत में अकबर के द्वारा कुछ ही नहीं किया जा रहा था ऐसे। अब देखिए यहाँ से फिर जय सिंह को भी बुलाने की कोशिश करता है औरंगजेब जय सिंह को बुला लेता है, और औरंगजेब के कहने से जय सिंह भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और जय सिंह भी वापस भाग जाता है, अपने जो मेवाड़ भाग जाता है। ठीक है, अब बाकी बसता कौन है? दुर्गादास राठौड़ बसता है और अकबर बसता है। अकबर को लगा यार जय सिंह इधर भाग गया है और जो दुर्गादास भागने की कोशिश कर रहा, सुबह भाई दुर्गादास राठौड़ को पता लग गया था इस गेट कीपर वाली जो कहानी से, तो दुर्गादास भी अपनी जो सेना को लेकर साइड में जाने की कोशिश करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। दोनों बाप बेटे अपने खिलाफ कुछ न कुछ रच रहे हैं, ये साजिश है। तो फिर सुबह अकेला बसता अकबर, और अकबर के खिलाफ औरंगजेब पहले से था, हालांकि ये तो पहले ये षड्यंत्र वाली साजिशों वाली बातें थी। अब अकबर अकेला बच जाता है, छोटी सी सेना बची थी। अब औरंगजेब विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ। अकबर भाग जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, अकबर भाग जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, इधर दक्षिण भारत में अकबर चले जाता है। पीछे पीछे यानी दुर्गादास राठौड़ को भी फिर पता चल जाती है बात, भाई ये अपन षड्यंत्रों में फंस गए हैं, कोई इस प्रकार की साजिश नहीं थी। लोगों को अलग अलग तरीके से बहकाया गया है औरंगजेब के द्वारा। कुछ लोग अपने को आकर अकबर के खिलाफ गलत सूचना दे दिए और कुछ लोग अकबर को जाकर हमारे खिलाफ गलत सूचना दे दिए। इस प्रकार से ये पूरा मामला चौपट हो गया है। तो गठबंधन था, ये मेवाड़ वाला जय सिंह भी भाग जाता है, ये भी लड़ाइयों से परेशान हो गया था, तो ये फिर ये गठबंधन भी टूट जाता है। ठीक है, अब दक्षिण भारत में जाता है, तो दक्षिण भारत में इस समय शासन कर रहे थे संभाजी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में संभाजी के पास चले जाता है अकबर। अब बात आती है भाई दुर्गादास राठौड़ को जब गलती का एहसास हुआ, तो दुर्गादास राठौड़ भी जो ये अकबर के पीछे पीछे या अकबर के साथ ही दक्षिण भारत चले जाता है संभाजी के पास। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा अपने को उल्लेख मिलता है, ये लगभग 9 साल तक संभाजी के पास रहे थे। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ और अकबर दोनों संभाजी के पास रहे थे लगभग 9 साल तक। औरंगजेब को पता चल रहा है अकबर कहाँ गया, तो अकबर यानी औरंगजेब भी यानी खुद के जो अभियान थे उत्तर भारत के, इनको सबको पोस्टपोन करता है, स्थगित करता है, इनको सबको छोड़ छाड़ के ये भी पीछे पीछे दक्षिण भारत चले जाता है। ठीक है, तो यानी औरंगजेब अकबर का विरोध ये भी फिर करने की ठान लिया था। अब बात आती है अकबर आगे एक्शन क्या लेता है।
इनको जब ज्यादा परेशानी होने लगी दुर्गादास को और अकबर को, फिर अकबर वहां से निकलने की कोशिश करता है, संभाजी के पास से भी वापस निकलने की कोशिश करता है, और अकबर दुर्गादास दोनों में बातचीत होती है। दुर्गादास अकबर को कहता है, भाई देखिए, जो अकबर दुर्गादास से कहता है, भाई यार देख दुर्गादास जी, मैं तो अब यहाँ से निकल कर जा रहा हूँ, और ये तो फिर ईरान की तरफ चले जाता है। अकबर दुर्गादास से कहता है, भाई मैं तो ईरान की तरफ जा रहा हूँ, उधर से कोई सहायता वायता लेकर फिर वापस आऊंगा, ठीक है। तो अकबर तो ईरान में चले जाता है, ईरान के राजा के पास शरण में चले जाता है। दुर्गादास राठौड़ क्या एक्शन लेते हैं? दुर्गादास राठौड़ वापस मारवाड़ आ जाते हैं, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ वापस मारवाड़ आ जाते हैं। अब देखिए, जो अकबर ईरान चले गए थे, ईरान के राजा की शरण में चले गया था, तो ईरान के राजा के पास ही रहता है। ईरान का राजा अकबर को शरण देता है, कुछ दिनों तक रखता है, लेकिन बाद में पता नहीं इनके बीच में क्या ऐसी बातचीत हुई या कोई ऐसी घटना हुई, ईरान का राजा अपने शरण में आए हुए अकबर की हत्या कर देता है, ठीक है। तो फाइनली अकबर की हत्या ईरान के राजा ने ही कर दी थी। तो इसका तो चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक। अकबर का जो भी है मामला यहाँ पे बंद हो जाता है, फाइल बंद हो जाती है। अब बात आती है दुर्गादास राठौड़ अब क्या एक्शन लेते हैं। देखिए, दो बंदों के नाम और पढ़ेंगे, यानी दो भाई बहन थे, उनके नाम पढ़ लेते हैं। अकबर के बेटे और एक बेटी थी। बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। बुलंद अख्तर यानी अकबर का बेटा था, और सफियतुन्निसा अकबर की बेटी थी, ठीक है। ठीक है, बुलंद अख्तर अकबर का बेटा था, सफियतुन्निसा अकबर की बेटी थी। अकबर के एक प्रकार से पुत्र और पुत्री थे। अकबर जब दुर्गादास राठौड़ के पक्ष में आता है, इनसे जो गठबंधन करता है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह वगैरह करता है, दक्षिण भारत की तरफ भागता है, तो अकबर कहता है दुर्गादास जी से, यार दुर्गादास जी मेरे एक बेटा और बेटी है, तो इनका जो फिर मैं इनको कहाँ पर लेकर भागता फिरूंगा, इनकी तो कुछ व्यवस्था कीजिए। दुर्गादास राठौड़ कहता है, ठीक है, इनकी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, इनको कोई आँच नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, इनका जो पालन पोषण था बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा का, ये हुआ था बाड़मेर के जूना गांव में, ठीक है। बाड़मेर के जूना गांव में जगन्नाथ रामचंद्र के घर पे हुआ था। जूना वो गांव है, बाड़मेर में है, जूना नामक स्थान पर बाड़मेर में हुआ था इनका पालन पोषण। इनका जो पालन पोषण किया था जगन्नाथ रामचंद्र के घर, ठीक है। जगन्नाथ रामचंद्र के घर पे जूना बाड़मेर में बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा जो अकबर के पुत्र पुत्री थे, इनका पालन पोषण किया गया था रामचंद्र के घर पे, जगन्नाथ रामचंद्र के घर पे, यानी दुर्गादास राठौड़ के कहने पर जगन्नाथ रामचंद्र के घर पे इनको छोड़ा गया था। अब बात यह आती है कि भाई इन दोनों को आगे क्या होता है। अकबर उधर ईरान चले जाता है, ईरान के राजा ने अकबर की हत्या कर दी थी। औरंगजेब को पता चलता है, यार मेरे तो एक पोता और एक पोती भी है, जो अकबर के बेटे बेटी हैं, वो मेरा बेटा कैसा भी रहा हो, लेकिन जो मेरे पोता और पोती हैं, उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए, और वो है यार किसी न किसी के पास। उनको पता लगता है जगन्नाथ रामचंद्र के पास है। औरंगजेब कहता है, यार दुर्गादास जी, ये जो मेरे पोते पोती हैं, पोता पोती है, इनको तो मुझे सौंप दो। अब देखिए, बात यही आती है, जैसे आज भी अपने दादा दादी होते हैं, दादाजी और दादी जी होते हैं, वो जो अपने पापा से ज्यादा यानी पोते पोतियों को चाहने लग जाते हैं एक प्रकार से, यानी अपनी जो खुद की औलाद होती है, यानी अपना जो बेटा होता है, उससे ज्यादा अपने जो पोता और पोती होते हैं उनको ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं, उनसे ज्यादा क्लोज होने लग जाते हैं। सीधी सी बात यह है भाई, अपने ये बोलते ना भाई, जो कहावत है कि
मूल से ज्यादा ब्याज पसंद आता है लोगों को, ठीक है। यानी मूल रकम, यानी किसी को पैसे दे देते हैं अपन लोग, उधार दे देते हैं, तो मूल रकम की टेंशन नहीं लेते अपन लेते हैं टेंशन ब्याज की, यानी इंटरेस्ट की। तो एक प्रकार से जो बेटा होता है उसको मूल रकम मान लो, और उसके जो बेटे बेटी होते हैं यानी पोते पोती हो गए, उनके जो बेटे के बेटे बेटी हो गए, पोते या पोती, तो वो पसंद ज्यादा आते हैं, यानी ब्याज से ज्यादा, यानी मूल से ज्यादा ब्याज पसंद आता है लोगों को। उसी प्रकार से दादा दादी को जो भी बच्चे पसंद आते हैं, पोता और पोती ज्यादा पसंद आते हैं खुद के बेटे और बेटी से। थोड़ा सा समझने के लिए जो बात बता रहा हूँ भाई, औरंगजेब भी फिर इन बच्चों को अपनाता है, और या जो मेरा बेटा अकबर कैसा भी रहा हो, लेकिन जो मेरे पोता और पोती है वो मेरे पास आना चाहिए। दुर्गादास राठौड़ को कहता है औरंगजेब, लेकिन दुर्गादास राठौड़ मना करता है, यार मैं ऐसे कैसे दे दूं, तू तेरे बेटे अकबर के खिलाफ ही इस प्रकार से विद्रोह कर रहा था, तो तुम्हारे दोनों में बाप बेटों में तो बनती नहीं थी, अब तू क्या पता इन दोनों को भी मार दे, तो वो तो मुझे दोस्त समझता था इसलिए मेरे अंडर में छोड़ के गया है, अब उसकी हत्या हो चुकी है, तो गलती से इनको भी मार दिया, तो फिर मैं भगवान को क्या जवाब दूं। तो औरंगजेब कहता है यार ऐसा नहीं करूंगा, मुझे दे दो प्लीज। फिर दुर्गादास राठौड़ नहीं देता है, लेकिन फिर औरंगजेब आगे और इनको लेने के लिए कुछ यानी संघर्ष भी करता है, और जो दूसरे लोगों को बेचता है, ठीक है। देखिए ईश्वरदास नागर औरंगजेब का दरबारी था, ठीक है। ईश्वरदास नागर था औरंगजेब का दरबारी था, ठीक है। तो औरंगजेब कहता है ईश्वरदास नागर से, भाई यार तो ईश्वरदास जी थोड़ा सा मामला सेट कर लो, आप ही के जो धर्म का है दुर्गादास, उनसे बात करो यार, मेरे जो पोता और पोती है वो तो दिलवा दो कम से कम। ईश्वरदास नागर दुर्गादास राठौड़ से कहता है, भाई देखिए दुर्गादास, उसके यानी बेटा तो मर गया है, पोता और पोती तेरे पास है, तो दे दे, कुछ नहीं करेगा, इस प्रकार की कोई घटना नहीं करेगा, मेरे कहने से दे दे। तो ईश्वरदास नागर के कहने से दुर्गादास राठौड़ बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को औरंगजेब को सौंपता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फुतुहात-ए आलमगीरी एक पुस्तक है, ईश्वरदास नागर की लिखना चाहो तो आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, फुतुहात-ए आलमगीरी। ठीक है, ईश्वरदास की जो पुस्तक है फुतुहात-ए आलमगीरी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसमें इस पर जो मेवाड़ और जो मारवाड़ वाला जो गठबंधन हुआ था इसकी भी जानकारी मिलती है इस पुस्तक में, फुतुहात-ए आलमगीरी में, जो ईश्वरदास नागर की पुस्तक है। ईश्वरदास नागर के कहने पर सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर को दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब को सौंपता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात आती है औरंगजेब क्या अब आगे करता है। तो ये दोनों बच्चे और बच्ची थी, इनके लिए औरंगजेब अपने सेनापति और सैनिकों को कहता है, भाई एक मौलवी बुलाइए और इनको जो इस्लाम धर्म की शिक्षा दिलवाइए, ठीक है। भाई ये जो इतने दिनों से एक हिंदू के घर में थे, हिंदू के संरक्षण में थे, तो इनको इस्लाम की शिक्षा चाहिए। तो एक मौलवी बुलाने की तैयारी की जाती है, और जो भी और शिक्षाएं हैं इस्लाम की तो वो दिलवाई जाएंगी। सफियतुन्निसा बड़ी हो चुकी थी। सफियतुन्निसा अपने दादा औरंगजेब से कहती है, भाई दादाजी इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, मौलवी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, इस्लाम की शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, हम पहले से ही इस्लाम की शिक्षा यानी ग्रहण कर चुके हैं, हमें इस्लाम की शिक्षा पहले से ही दी जा रही थी या दी गई है। औरंगजेब को लगा यार ये किस प्रकार की बात कर रही है, तू तो हिंदू के घर में रह के आई है, वहां पे तुझे कौन इस्लाम की शिक्षा देता था। जब ये जो सफियतुन्निसा कहती है, वहां पर एक मौलवी बाबा आते थे और वो हमें इस्लाम की शिक्षा देकर जाते थे। तो फिर औरंगजेब को लगा यार ये क्या बात हुई, एक हिंदू के घर में मौलवी आता था, ये इसको इस्लाम की शिक्षा दे के जाता था, ये तो बात जचने वाली नहीं है। तो कौन बुलाता था उनको, कि दुर्गा बाबा बुलाता था, यानी दुर्गादास राठौड़ को दुर्गा बाबा ही कहती थी। तो दुर्गा बाबा ने हमारे लिए व्यवस्था की थी जगन्नाथ रामचंद्र के घर पे, तो इनके घर पे जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ पर एक मौलवी की व्यवस्था कर रखी थी, वो हमें शिक्षा देकर जाता था। फिर यार औरंगजेब को लग गया दुश्मन होता है इस प्रकार का हो कि एक जो दूसरे धर्म के बच्चों को, यानी खुद के धर्म के विपक्ष वाले जो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाएं दे रहा है, या उसके धर्म से नहीं हटा रहा है। तो औरंगजेब को दुर्गादास राठौड़ के लिए अच्छा फील हुआ।
फिर इस प्रकार की बातें करता औरंगजेब सफियतुन्निसा से, भाई जो मेरे लिए क्या कहता था, कुछ गलत तो नहीं कहता था, कैसा दिखता था। तो देखिए जो सफियतुन्निसा कहती थी, मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कहता था, गालियां वालियां नहीं देता था, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मैं जब तक समझदार हो गई थी उसके बाद तो मैंने दुर्गा बाबा को यानी डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कभी देखा ही नहीं है, ओनली आवाज सुनी है। तो भाई ये क्या व्यवस्था हुई, जो औरंगजेब पूछता है कि जब से मैं समझदार हो गई थी उसके बाद तो दुर्गा बाबा मेरे सामने यानी मेरे से जो भी बात करता था एक पर्दे को बीच में लेकर करता था, फेस टू फेस यानी वो मुझे दिखाई नहीं देता था, यानी पर्दे को सामने बीच में लेके और फिर बात करता था, यानी वो गलत नजरों से भी मेरे को नहीं देखता था, यानी खुद की नजरों से भी मुझे नहीं देखता था, तो मैं भी इसका मतलब उनको नहीं देख पाई। तो मैं उनका नाम जानती हूँ, मैं बचपन में उनको देखी थी। तो यार औरंगजेब को थोड़ा और सही फील हुआ कि यार दुश्मनों तो ऐसा हो, किसी विधर्मी की बच्ची को गलत नजरों से या आंख उठाकर भी नहीं देखता था, दुश्मन तो ये था भाई। तो दुर्गादास राठौड़ के लिए फिर कहता है औरंगजेब, भाई यार दुर्गादास, मैं तुझे राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, तू राजा बन सकता है। हालांकि दुर्गादास राठौड़ फिर मना करता है कि मुझे इस प्रकार की कोई लालच की आवश्यकता नहीं है, मैं इस प्रकार का लालची नहीं हूँ, मुझे ओनली प्यारा है जो मेरा मरुधर प्रदेश है, जो मेरा मारवाड़ का प्रदेश है, और जो मेरा राजा मुझे प्यारा है। ठीक है, मैं मेरे प्रदेश से प्यार करता हूँ, मेरा प्रदेश मेरे लिए प्यारा है, और जो मैं मेरे राजा से प्यार करता हूँ, मेरा जो राजा है वो मेरे लिए प्यारा है। ठीक है, जो मैं अजीत सिंह को बनाना चाहता हूँ, अगर आप अजीत सिंह को राजा बनाना चाहो तो आपका स्वागत है, वरना मैं तो आज बनूं या कल मैं, यानी मैं तो आज बनूं ना कल बनूं राजा। तो ठीक है, आप अजीत सिंह को राजा बना सकते हो। औरंगजेब कहता है यार मैं ओनली अजीत सिंह को राजा नहीं बना सकता, और तू खुद बन जा, और तू किसी के लिए बोलेगा मैं उसको राजा बना दूंगा। लेकिन दुर्गादास राठौड़ भी अपने हट पर रहता है और अजीत सिंह के लिए ही संघर्ष जारी रखता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें थी। अब बात आती है आगे, किस प्रकार से अजीत सिंह को फिर राजा बनाया जाता है। एक फिर समझौता होता है, देबारी समझौता 1708 में, अपन पहले भी बात कर चुके हैं देबारी समझौते की, 1708 में हुआ था। आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हुआ था देबारी समझौता। देबारी उदयपुर में, आपको ये पता है। ठीक है, ठीक है, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में देबारी समझौता हुआ था। जो ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। ठीक है, जो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1708 में देबारी समझौता होता है, जो उदयपुर में जगह है देबारी। तो 1708 में अगला बादशाह फिर कौन बनता है औरंगजेब के बाद, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम अगला बादशाह बनता है। ठीक है, जो मुअज्जम था, जो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला बादशाह बनता है। अब अपन बात उस समय कर रहे थे जब मेवाड़ पढ़ रहे थे उस समय, कि मुअज्जम अजीत सिंह को, यानी अजीत सिंह राजा तो बन जाता है मारवाड़ का, लेकिन मुअज्जम था जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना था, वो अजीत सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये तीनों लोग मिलकर, तीनों रियासतें मिलकर ये फिर समझौता करती है। तो देबारी समझौता हुआ था, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ हुआ था, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। अब बात आती है कि मेवाड़ का उस समय शासक कौन था, तो अमर सिंह सेकंड था। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन पहले बात कर चुके हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। मेवाड़ का इस समय शासक था अमर सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह आमेर का शासक था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और मारवाड़ का तो भाई कौन है, तो अजीत सिंह है। हालांकि लीड इनको कर रहा था दुर्गादास। ठीक है, राजा बनने तक लीड करता है दुर्गादास, जो अजीत सिंह का जो भी सिस्टम होता है जसवंत सिंह के बाद में। ये तीनों समझौता करते हैं। बात ये हुई थी कि जो मेवाड़ के जो अमर सिंह सेकंड की बेटी है, उसकी शादी आमेर के सवाई जय सिंह से होगी। तो जो अमर सिंह सेकंड की बेटी से और आमेर के सवाई जय सिंह से जो भी अगला बेटा होगा, वो आमेर का अगला राजा बनेगा, जो आगे चलकर माधो सिंह हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। फिर ये जो समझौता हुआ, इन समझौते में ये सब और रखी गई थी भाई, जो भी ये तीनों लोग मिलकर
पहले तो मारवाड़ को भी अजीत सिंह को इसका राज्य दिलवाएंगे और फिर आमेर को इसका राज्य दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो चुकी थी। अपन बात कर लिए थे पहले विजय सिंह की सब किस प्रकार से हटा के सवाई जय सिंह को उठा के इसके छोटे भाई को राजा बना दिया जाता है आमेर में। ठीक है, तो अपन पहले बात कर चुके हैं, पीछे जाके देख लेना। तो ये देवबारी समझौते की बात थी। 1708 में समझौता होता उदयपुर यानी उदयपुर की देवबारी में मुगल बादशाह बहादुर शाह के खिलाफ होता है। इस समझौते के बाद में अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनता है। ठीक है, तो इतना संघर्ष हुआ था। अब बात आती है राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष। ठीक है, ये राठौड़ों का जो 30 वर्षीय संघर्ष था ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष किस रियासत? राठौड़ रियासत मारवाड़। राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष मारवाड़ के किस राजा के लिए किया गया था? तो अजीत सिंह के लिए किया गया था। ठीक है, तो जो राठौड़ों का जो 30 वर्षीय संघर्ष है इसका जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 30 वर्ष कहां से कहां तक होते हैं? 1708 तक तो अपन बात करें, 1708 में तो फिर अजीत सिंह राजा बन जाता है। तो 1678 से लेकर 1708 तक ठीक है, 1778 से 1678 से 1708 तक जो राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष था। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, ठीक है, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्ष, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो, यानी 1678 से 1708 तक संघर्ष किया था। इस संघर्ष को राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर में मेंस में पूछा जा सकता है राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष क्या था या क्या है। अब बात आती है भाई ये राजा बन चुका है अजीत सिंह। देवबारी समझौते के बाद अजीत सिंह को राजा बना लेते हैं ये तीनों रियासतों वाले मिलकर या समझौता करके, बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ समझौता करके। अब बात आती है जो अजीत सिंह की जो पुस्तकें की बात कर लेते हैं। ठीक है, अजीत सिंह की पुस्तकें देखिए जी, पुस्तकें होती है जो बुक्स होती है इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। दुर्गा पाठ एक यानी दुर्गा भट्ट पासा इनकी जो पुस्तक है अजीत सिंह की, और एक निर्वाणा दोहा। ठीक है, दुर्गा पाठ बासा और निर्वाणा दोहा। तो यहां तक ये बात हो चुकी है पुस्तकों तक। एक पुस्तक और थी गुणसागर, ये भी लिख लेना। ठीक है, ये 3 पुस्तकें थी, दुर्गा पाठ बासा, निर्वाणा दोहा और गुणसागर, ये 3 पुस्तकें थी अजीत सिंह की। अब बात आती है कि अब दुर्गादास राठौड़ के साथ क्या होता है। दुर्गादास राठौड़ का जीवन किस प्रकार से रहता है। अब देखिए, जब राजा बन जाते हैं अजीत सिंह को ऐसा लगता है यार अपन राजा बन गए हैं, लेकिन राजा वाली फीलिंग अपने को आ नहीं पा रही है। अब राजा वाली फीलिंग क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि उधर दुर्गादास राठौड़ सीनियर थे। जसवंत सिंह कह के गए थे दुर्गादास राठौड़ को, यार दुर्गादास तू एक अच्छा बंदा है, अच्छा सेनापति है, तू मेरे मरने के बाद मेरे बाद में यानी जोधपुर को तू ही संभालना। ठीक है, तो जोधपुर का अच्छे से ध्यान रखना। तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को राजा तो बना देते हैं, लेकिन फिर भी भाई वो ना समझ में था, राजा तो बनवा दिए उनको अजीत सिंह को, लेकिन फिर जो भी डिसीजन वगैरह थे दुर्गादास राठौड़ ले रहे थे। जो भी कोई समझौते थे या कोई भी डिसीजन होता था उन पर साइन वगैरह दुर्गादास राठौड़ की देख रेख में हो रहे थे कहीं ना कहीं। यानी एक प्रकार से वर्चस्व दुर्गादास राठौड़ का था, हालांकि राजा अजीत सिंह था। तो अजीत सिंह फीलिंग नहीं ले पा रहा था भाई यार इस प्रकार की क्या राजशाही यार, क्या राजा का पद, डिसीजन तो दुर्गादास जी ले रहे हैं, मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, मुझे तो ज्यादातर पूछा ही नहीं जा रहा है। कभी कभी तो कोई खुद के मन चले वैसे ही डिसीजन ले रहे हैं दुर्गादास जी। तो अजीत सिंह के दिमाग में कुछ कुचर नहीं चलने लगी थी। अजीत सिंह डिसीजन लेता है दुर्गादास राठौड़ को तो नहीं आना चाहिए दरबार में। दुर्गादास जी को कहते हैं अजीत सिंह, यार दुर्गादास जी आप तो
बड़े आदमी हो गए हो, बुढ़ापा आ गया है, अब घर पे आराम किया करो, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई छोटी मोटी आवश्यकता हो तो मैसेज कर दिया करो, आपके पास सेवा पहुंच जाएगी जरूर। लेकिन दुर्गादास राठौड़ जी बड़े आदमी थे, वो मना करने के बाद में दरबार में आ जाते थे। अब अजीत सिंह को ज़्यादा ही परेशानी होने लग गई, तो अजीत सिंह ने एक दिन लेटर पहुंचवाया दुर्गादास राठौड़ के घर पे, और फिर कहा गया भाई आप यहाँ पर मत रहो और आप मारवाड़ छोड़कर चले जाओ। एक प्रकार से देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था, देश निकाला दे दिया था। आप लिख लेना ये वाक्य, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अब बात आती है अजीत सिंह क्या डिसीजन लेता है और आगे क्या एक्शन लेता है खुद के जो राजा बनने के बाद में। अपनी जो बेटी थी, एक इनकी बेटी थी इंद्र कुंवर, ठीक है, इनकी बेटी थी इंद्र कुंवर। इनकी जो बेटी इंद्र कुंवर थी, इसकी शादी मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दी थी। ठीक है, अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कुंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दी थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है ये अंतिम राजकुमारी थी राजस्थान की जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई थी। ठीक है, इसके बाद में कोई भी जो राजकुमारी की शादी मुगल बादशाह से नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिख लेना कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कुंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दी थी, और जो इंद्र कुंवर थी ये अंतिम राजकुमारी थी राजस्थान की जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन जाएगी। राजस्थान की अंतिम राजकुमारी जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई थी, तो इंद्र कुंवर थी, इसकी शादी फर्रुखसियर से हुई थी। ठीक है, अब बात आती है कि जो अब आगे और क्या एक्शन लेता है अजीत सिंह, और जो भी अजीत सिंह की अब एक्शन तो क्या लेगा, अब तक राजा बन चुका है, राजा बनने से पहले ज्यादा एक्शन लेने पड़ रहे थे, वो एक्शन ले रहा था दुर्गादास राठौड़ ले रहा था। अजीत सिंह राजा बनने के बाद में दुर्गादास राठौड़ को निकाला दे दिया। ये इस प्रकार की जो घटना हुई, बड़ी घटना एक प्रकार से, जो भाई दुर्गादास राठौड़ अपने स्वामी भक्ति का उदाहरण दे रहे थे। ठीक है, इतना बड़ा उदाहरण हर कोई नहीं दे सकता। अगर महिला स्वामी भक्त हुई हो तो पन्नाधाई हुई है मेवाड़ में, और जो पुरुष स्वामी भक्त हुआ तो दुर्गादास राठौड़। इन दोनों का नाम यानी इतिहास से कभी भुलाया भी नहीं जाएगा और भुलाया भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो पन्नाधाई ने भी काफी बड़ा बलिदान दिया था स्वामी भक्ति का, स्वामी भक्ति के लिए, और एक बड़ा उदाहरण पेश किया था अपने बेटे चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को राजा बनाने के लिए। ठीक, वैसे ही दुर्गादास राठौड़ ने भी जो अपने स्वामी भक्त के लिए या अपने जो मारवाड़ के राजा के लिए अजीत सिंह के लिए काफी संघर्ष किया था, लगभग 30 वर्ष तक तो संघर्ष किया है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्वामी भक्ति का उदाहरण हर कोई नहीं दे सकता। देखिए, और जो स्वामी भक्ति के लिए हर किसी का नाम थोड़ा बहुत लिया जाना चाहिए, जो भी किसी न किसी प्रकार से अपनी स्वामी भक्ति निभाया हो। जैसे अपन गोरादाई की बात करते हैं तो गोरादाई ने भी अजीत सिंह के लिए काफी संघर्ष किया था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ और पन्नादाई का स्थान ऊंचा रहेगा। और बात आती है अगर जानवरों की बात करें तो जो चेतक, ठीक है, तो चेतक तो भाई घोड़ा था महाराणा प्रताप का, तो वो जानवर था, लेकिन उसने भी अपने स्वामी के लिए काफी बड़ा बलिदान दिया है, काफी संघर्ष किया था या काफी हेल्प की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको भी बुलाया नहीं जा सकता। वैसे एग्जाम में चेतक के तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, और फिर चेतक के नाम से तो राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियों के नाम निकाले जा रहे हैं। चेतक के नाम से स्कूटर भी आया था जो काफी प्रसिद्ध रहा था, खूब दिनों तक चला है, अभी तक भी चलता है, जिनके पास है, जिनके पास तो चलता ही है। ठीक है, अब देखिए अजीत सिंह का जो अंतिम समय किस प्रकार से होता है। अजीत सिंह के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके एक बेटा था भक्त सिंह। अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इनका जो बेटा था भक्त सिंह हत्या कर देता है। ठीक है, भक्त सिंह हत्या कर देता अजीत सिंह की। तो ध्यान रखना, जो ये भक्त सिंह था ये फिर आगे चलकर नागौर का राजा बना था। ठीक है, तो अपन पहले कहीं ना कहीं पर बात कर चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना अपन पहले कहाँ पर बात किए थे, भक्त सिंह और अभय सिंह दोनों भाइयों की। जोधपुर का जो राजा अगला बनता अभय सिंह, तो दोनों भाई एक साथ कहाँ पर आए थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ऐड करना। तो जो नागौर का राजा बना था भक्त सिंह, तो भक्त सिंह अपने बेटे अजीत सिंह को मार दिया था, अपने यानी
जो भक्त सिंह था अपने पिता अजीत सिंह को मार दिया था, यानी अजीत सिंह की हत्या अपने बेटे यानी इनके बेटे भक्त सिंह ने की थी, जो नागौर का राजा बना था भक्त सिंह। हालांकि जो मारवाड़ की जनता ने भला बुरा भी कहा था भक्त सिंह को, भाई यार इस प्रकार से क्यों मारा है, एक बड़ा राजा था, इनसे संघर्ष कर रहा था मुगलों से, ठीक है, इतना लंबा संघर्ष करके तो फिर राजा बना है और तूने गलत तरीके से मार दिया है, तो ये तो गलत बात है। हालांकि मार दिया जो मार दिया वो ठीक। अब बात आती है, देखिए जहाँ तक दुर्गादास राठौड़ कंप्लीट अजीत सिंह कंप्लीट हो जाता है, थोड़ी बात अपन अब दुर्गादास राठौड़ की अलग से कर लेते हैं। काफी अच्छा खासा इतिहास रहा है दुर्गादास राठौड़ का भी, तो थोड़ा बात करना भी जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है दुर्गादास राठौड़। हालांकि देखिए कुछ शासक बुलाए जा सकते हैं मारवाड़ के, ठीक है, देखिए हर शासक बुलाया नहीं जा सकता मारवाड़ का, काफी अच्छा योगदान रहा है कुछ यानी कुछ शासकों का, जैसे मालदेव को नहीं बुलाया जा सकता भाई, ठीक है, अजीत सिंह को भी नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि जो राठौड़ों का 30 वर्ष से संघर्ष चला था और इतना बड़ा संघर्ष करके फिर राजा बने हैं। हालांकि कोई ना कोई शासक या हर शासक कुछ ना कुछ अपना योगदान देता है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से भाई हर शासक पढ़ना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, जो भी बड़ा शासक जिसका बड़ा योगदान रहा है इतिहास की दृष्टि से तो उन्हीं की बात होती है, ठीक है। तो देखिए मैं बात ये कह रहा था कोई शासक बुलाए जा सकते हैं, लेकिन दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के इतिहास से कभी बुलाए नहीं जा सकते। राजस्थान के इतिहास में भी अगर बात करें दुर्गादास राठौड़ की तो बुलाए नहीं जा सकते दुर्गादास राठौड़, ठीक है। तो अपन अलग से थोड़ी बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ की। देखिए दुर्गादास राठौड़ थे, इनका जन्म हुआ था जोधपुर के सालवा कला में, ठीक है। जोधपुर का सालवा गांव था, यहाँ पर ये जोधपुर का सालवा गांव में, जोधपुर का सालवा गांव है, यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके पिता थे आस्करण, ठीक है, और इनकी माता थी नेत कंवर। ठीक है, आस्करण जी और नेत कंवर के बीच में बनती नहीं थी। जो नेत कंवर थी आस्करण की लगभग यानी ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है तीसरी पत्नी थे। सालवा कला जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम आस्करण था, और ये जो आस्करण थे ये जसवंत सिंह के दरबारी मंत्री थे, अच्छी खासे पद पर थे। जसवंत सिंह के साइड वाली कुर्सी में ही यानी कुर्सी पर ही आस्करण बैठते थे। नेत कंवर आस्करण की तीसरी पत्नी थी, इनसे दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है। इन दोनों यानी नेत कंवर और आस्करण के बीच में बनती नहीं थी, यानी अपने बेटे से भी नहीं बनती थी दुर्गादास से, तो इन दोनों यानी नेत कंवर और दुर्गादास राठौड़ को यानी माई और बेटे को, ठीक है, इन दोनों को ये निकाल देते अपने घर से। एक जागीर थी लूणेवा की जागीर, ठीक है, इनको लूणेवा की जागीर दे देता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, मैं देखिए नेत कंवर के आगे लिख रहा हूँ लूणेवा जागीर, तो आप इससे थोड़ा समझना। आस्करण इनको अपने घर से निकाल देता है, नेत कंवर को और दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ और नेत कंवर को एक लूणेवा जागीर दे देते हैं आस्करण, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए आस्करण थे जसवंत सिंह के दरबार में थे। एक बार जो दुर्गादास राठौड़ अपने खेत में खेती के लिए गए हुए थे, उधर जसवंत सिंह के दो कोई सेनापति थे, सैनिक थे, जसवंत सिंह के ऊंटों को चराते चराते दुर्गादास राठौड़ के खेत की तरफ आ रहे थे। हालांकि जो सैनिक थे ऊंटों को चराने वाले वो पीछे रह जाते हैं और जसवंत सिंह के ऊंट दुर्गादास राठौड़ के खेत में घुस जाते हैं और नुकसान कर देते हैं। दुर्गादास राठौड़ ऊंटों को भगा देता है, हालांकि ऊंटों के भाई एक हाथ मार भी देता है, ठीक है, और फिर कुछ इस प्रकार की भला बुरा कहता है, उसको क्या पता था जसवंत सिंह के ऊंट है, राजा के यानी राजा के ऊंट है। जो वो ऊंटों को चराने वाले दुर्गादास राठौड़ की तरफ आते हैं ऊंटों के पीछे पीछे, और वो कहते हैं यार तू इन ऊंटों को इस प्रकार से कैसे भगा रहा है, तू जानता नहीं है किसके ऊंट है। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा भाई यार ये मेरे खेत में नुकसान किया है, ये किसी के भी ऊंट होंगे, मैंने इनको भगाया है और तो जानवर थे, मैं एक हाथ मार भी दिए। तो वो थोड़ी भली बुरी और कहते हैं जो मंत्री थे भाई हम किसके आदमी, तू ये नहीं जानता, फलाना ढिकार, इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये जसवंत सिंह के ऊंट है, तूने इनको कैसे मारा, कैसे भगाया, ये तो ऐसे ही नुकसान करेगा। दुर्गादास राठौड़ कहता है भाई यार
जसवंत सिंह की ऊँट होगी, लेकिन जो मेरे खेत है जसवंत सिंह के बाप के थोड़ी ना है। मेरे खेत में ऐसे नुकसान करेंगे तो मैं तो ऐसे ही मार लूंगा। वो थोड़े और 3-5 किए तो उन दोनों में से एक को दुर्गादास राठौड़ ने सल्टा दिया, यानी दुर्गादास राठौड़ मार देता है एक बंदे को। एक वहां से भागता है और जसवंत सिंह के दरबार में जाके बताता भाई ये एक घटना हो गई है, एक बंदा था वो आपको गालियां निकाला था, थोड़ी बहुत नमक मिर्च लगा के कहता है कि एक बंदा था वो आपको गालियां निकाल रहा था, हम तो रास्ते रास्ते से आ रहे थे, हम पूछे तो एक को सल्टा दिया और मेरे को भी मारने की कोशिश किया था, लेकिन मैं भाग के आपके पास आ गया। जसवंत सिंह ऐलान करवाता है उस बंदे को पकड़ के लाओ। दुर्गादास राठौड़ को पकड़ के ले जाया जाता है, दुर्गादास राठौड़ को दरबार में पेश किया जाता है। दुर्गादास राठौड़ को जसवंत सिंह पूरी बात सुनने की कोशिश करता है और वो पहले पहचान भाई यार ये बंदा है कौन, भाई एक किसान है। आज के सामने दुर्गादास यानी जसवंत सिंह की साइड वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। जसवंत सिंह पूछा तेरे पिता कौन है, तो दुर्गादास राठौड़ कहता है जाके पड़ोस में यानी पड़ोस वाली कुर्सी पे बैठे हैं वही मेरे पिता है आस्करण। अब आस्करण नीची गर्दन कर लिए। आस्करण जी फिर कहते हैं जसवंत सिंह से यार बेलखनी औलाद हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ साहब इसमें, और मैं तो इनको घर से भी निकाल रखा हूँ। जसवंत सिंह को लगता है थोड़ी बात तो पहले पूछ ली जाए, बात क्या हुई थी। जसवंत सिंह पूछता है दुर्गादास राठौड़ से चल बता क्या बात हुई थी। दुर्गादास राठौड़ पूरी बात बताता है, ऐसे ऐसे मेरे खेत में घुस गए थे ऊँट और मैंने तो उनको भगाया था, ये कुछ मेरे को बुला बुरा कहे और गलत कहने लगे तो मैंने मार दिया। अब जसवंत सिंह को लगा यार बात तो गलत नहीं है, बंदा गलत नहीं है, जानवर थे घुस गए तो भगा दिया, जाहिर सी बात है किसान अपने खेत से जानवरों को तो निकाली गई। बातों ही बातों में जसवंत सिंह पूछ लेता है चल ये बता तूने उस बंदे को मारा कैसे। अब गुस्सा तो आ ही रहा था उन दोनों पर, एक को तो मार दिया था और दरबार में ही जो दूसरे वाला बंदा था तो कल बच के भागा था, पहले दिन बच के भागा था, तो उसको वहीं पे मार देता दरबार में दुर्गादास राठौड़ और कहता है भाई इस प्रकार से मैंने उसको मार दिया था। जसवंत सिंह को लगा यार बंदा तगड़ा है, बंदा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ये कल एक बंदे को मारा, मेरे बंदे को मारा है, आज मेरे ही दरबार में मेरे ही सामने मेरे ही बंदे को मार दिया। महान तो है, योद्धा है बंदा, शानदार, जबरदस्त। दुर्गादास राठौड़ कहता भाई आज से तू तेरे पिता वाली कुर्सी पे बैठेगा और देख तेरे पिता है जो आस्करण जो मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठेंगे, यानी एक प्रकार से अच्छा पद दे दिया, यानी अपने जो दुर्गादास राठौड़ के पिता का भाई जो डिमोशन भी कर दिया और दुर्गादास राठौड़ को भी अच्छा पद दे दिया। अब दुर्गादास राठौड़ इस प्रकार से जसवंत सिंह के अच्छे और विश्वसनीय कैंडिडेट बन जाते हैं, विश्वसनीय मंत्री बन जाते हैं, वर्चस्व बढ़ गया दुर्गादास राठौड़ का। तो इस प्रकार से फिर जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है जमरूद का थाना में, मृत्यु के समय फिर जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को एक प्रकार से जोधपुर सौंपा था, या फिर ये कहकर मरे थे पैट तू जोधपुर को संभालना आगे जाकर। ठीक है, तो ये बात थी। अब बात आती है देखिए जो ये अजीत सिंह इसको निकाला दे देते हैं, यानी बाद में राजा बनने के बाद में दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं। उसके बाद में शुरुआत में जाते हैं मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ में जाते हैं अमर सिंह के पास। उस समय अमर सिंह सेकंड भाई राजा, अमर सिंह सेकंड के पास दुर्गादास राठौड़ जाते हैं और जो अमर सिंह राठौड़ ने रामपुरा और विजयपुर ये तो जागीरें थी। ठीक है, अमर सिंह जो मेवाड़ के थे उन्होंने रामपुरा और विजयपुर की जो जागीरें दुर्गादास राठौड़ को दे दी थी, भाई तू इनमें कमा और खा आराम से, मेरी शरण में रह, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास रहे। फिर जो दुर्गादास राठौड़ को यहाँ पे दुर्गादास राठौड़ का मन नहीं लगता है और यहाँ से भी आगे निकल जाते हैं, उज्जैन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उज्जैन की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जो छतरी है उज्जैन में सिपरा नदी के किनारे पर इनकी छतरी है। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ में जाते हैं, पहले जो अजीत सिंह देश निकाला देते हैं, फिर मेवाड़ से कुछ दिनों बाद कालांतर में उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है और उज्जैन में सिपरा नदी के किनारे पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है दुर्गादास राठौड़ की उपाधियों की। दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां हैं, इनकी जो उपाधियां, एक उपाधि है
राठौड़ों का यूलिसेस। इनका मैं आप सबका मतलब बताऊंगा भाई क्यों ये उपाधि दी गई थी। राजपूताने का गैरिबाल्डी, ठीक है। एक उपाधि में दी गई थी मारवाड़ का अणविद्या मोती। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ की 3 उपाधियां थी, राजपूताने का गैरिबाल्डी, राठौड़ों का यूलिसेस और राजपूताने का गैरिबाल्डी, सॉरी जो मारवाड़ का अणविद्या मोती, ठीक है। राजपूताने का गैरिबाल्डी, राठौड़ों का यूलिसेस और मारवाड़ का अणविद्या मोती। देखिए यूलिसेस जो उपाधि दी गई थी जेम्स टोड ने दी थी, ठीक है। जेम्स टोड किसी को भी कुछ भी कह देता था, उसकी जो तुलना करके दूसरों से तुलना करके किसी को भी उपाधि दे देता था, भाई इससे इसने उसके जैसे किया है। तो जेम्स टोड राठौड़ों का यूलिसेस कहता है दुर्गादास राठौड़ को। यूनानी ग्रीस की बात करें अपन, यूनानी ग्रीस में यूलिसेस था। जो यूलिसेस था यूनानी ग्रीस में, यूनानी ग्रीस को दुश्मनों से बचाता है, ठीक है। यूनान का यूलिसेस ग्रीस को दुश्मनों से बचाता है। वैसे ही जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ की तुलना की थी यूलिसेस से। जेम्स टोड कहता है कि दुर्गादास राठौड़ भी यूलिसेस की जैसे मारवाड़ को अपने दुश्मनों से बचाता है, ठीक है। तो यूलिसेस था यूनानी ग्रीस का था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग या उससे तुलना की गई है दुर्गादास राठौड़ की, और जेम्स टोड ने तुलना की थी, और जेम्स टोड ने ही राठौड़ का यूलिसेस कहा, ठीक है। पहली जो उपाधि उसकी बात करेंगे। राजपूतानी का गैरिबाल्डी, इटली का जो था गैरिबाल्डी, इटली का जो योद्धा था गैरिबाल्डी। इटली का जब एकीकरण हो चुका था, इटली के एकीकरण के बाद में जो गैरिबाल्डी था ये भी इटली को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। गैरिबाल्डी इटली का योद्धा था, इटली का हीरो था। इटली के एकीकरण के बाद में गैरिबाल्डी इटली को छोड़ के चले जाता है, और इनके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि गैरिबाल्डी अपने बैग में थोड़े बहुत बीज लेता है और उन बीजों को लेके कोई द्वीप पर चले जाता है, और उस द्वीप पर जाके या अज्ञात द्वीप पर जाके वो जो खेती करने लग जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यानी गैरिबाल्डी अपनी जो रियासत है इटली को छोड़कर भाई दूर यानी बाहर चले जाता है। वैसे ही अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं, और दुर्गादास राठौड़ भी फिर बाहर चले जाता है, यानी पहले मेवाड़ जाता है फिर उज्जैन की तरफ चले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राजपूताना गैरिबाल्डी भी कहा गया है। बात आती है मारवाड़ का अणविद्या मोती। मारवाड़ का अणविद्या मोती इसलिए कहा जाता है कि भाई दुर्गादास राठौड़ इतने महान योद्धा थे, इनको कोई भींद नहीं सका था, इनसे कोई इस प्रकार से लड़ाई नहीं कर पाया था कि इनको हरा दे, ठीक है। अणविद्या इनको कोई, अणविद्या का मतलब इनको कोई भींद नहीं पाया था, तो मारवाड़ का अणविद्या मोती, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको ये उपाधियां दी गई। या बिंदिया, देखिए अणविद्या है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना कि इनको इस प्रकार से कोई बांध नहीं पाया था। ये ही जो दुर्गादास राठौड़ खुद ही थे, ये अलग अलग रियासतों को मिलाकर भी मारवाड़ का भाई जो उद्धार चाह रहे थे, जैसे इन्होंने मेवाड़ और जयपुर को भी एक कर दिया था मारवाड़ को मिलाने के लिए, यानी जो समझौता होता देबारी, ठीक है। तो इन्हीं की जो कहीं ना कहीं चालें थी, भाई अपन किस प्रकार से गठबंधन करके यानी शक्ति बटोर सकते हैं, और शक्ति बटोर के अपना जो पक्ष है, अपना जो भी काम है, अपना जो भी उद्देश्य है, अजीत सिंह को राजा बनाना है, फिर भाई अपना जो गठबंधन से किसी सामने वालों को फायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आमेर वालों को भी फायदा होता है और मारवाड़ को भी फायदा होता है, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणविद्या मोती भी कहा गया है। तो ये बात हो चुकी है कंप्लीट। अब बात आती है थोड़ी सी, एक फैक्ट और लिख सकते हो आप कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक जो पुस्तक लिखी थी जोधपुर राज्य का इतिहास, ठीक है, जोधपुर राज्य का इतिहास, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पुस्तक लिखी थी, उसके अलग अलग संस्करण हुए थे, उसके अलग अलग एडिशन आए थे, ठीक है। तो जो जोधपुर राज्य का इतिहास
का जो दूसरा संस्करण था या दूसरा जो एडिशन था, सेकंड एडिशन था गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास का सेकंड एडिशन या दूसरा संस्करण था, उसको गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया है। ठीक है, इस पुस्तक में या इस संस्करण में, इस एडिशन में दुर्गादास राठौड़ के फैक्ट ज्यादा मिलेंगे। जो ये एडिशन है दुर्गादास राठौड़ पर बेस्ड है या आधारित है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास के दूसरे संस्करण को दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है। शायद अब नेक्स्ट क्लास में मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। थैंक यू।